हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHDLA 137 के लिए जो यूनिट फर्स्ट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट यूनिट का नाम है संप्रेषण के मूल तत्व। संप्रेषण के मूल तत्व में जो है इम्पोर्टेंट साबित ये हो सकता है, जैसे कि संप्रेषण का अर्थ, इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। और जैसे कि सेकेंड में है 1.3 जो है संप्रेषण के विविध रूप, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आंगिक संप्रेषण के बारे में आपको पूछ सकता है, इसलिए इसको भी देखना है। और आगे जैसे कि 1.4 जो है संप्रेषण के प्रयोजन, इसके बारे में देखना है। उसके बाद संप्रेषण की प्रक्रिया, इसके बारे में देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संप्रेषण की प्रक्रिया में आपको पूछा जाएगा कि संप्रेषण के कुछ तत्वों को लिखें, या तो संप्रेषण के कुछ 5 तत्वों के बारे में बताना है, स्रोत के बारे में, ये सभी के सभी तत्व जो हैं इसके बारे में बताने को कहा जाएगा। तो इसलिए इसको सभी को आज हम लोग देखेंगे इस क्लास के माध्यम से। वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में इसमें मेंशन किया गया है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण का अर्थ, आखिर संप्रेषण होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि जन्म लेने के बाद बच्चा जब पहली बार रोता है तो ये समाज के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है। यानी कि जब भी बच्चा जन्म लेता है उनमें से सबसे पहले उसमें से जो रोने का होता है, रोने का काम होता है, वे सबसे पहला संप्रेषण वही होता है। बच्चों का रोना सबसे पहला संप्रेषण होता है। देखिए संप्रेषण, उसके बाद हर एक क्षण और आजीवन संप्रेषण की यही प्रक्रिया जारी रहती है। हम पहले ध्वनि से, फिर शब्दों के जरिए, संवेदनाओं आदि के माध्यम से परस्पर संप्रेषण करते चलते हैं। इसके लिए हम अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों अर्थात कान, आँख, हाथ और अपने शरीर के समस्त अंगों का उपयोग करते हैं। भाषा की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। इसमें यही कहा गया है कि पहले ध्वनि, जैसे किसी की आवाज़, फिर किसी को शब्द के जरिए जो है संवेदना होती है, इसके माध्यम से जो संप्रेषण करते चलते हैं। इसके बारे में आगे और चलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि संप्रेषण एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। यानी संप्रेषण का मतलब ही है कि एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाना। किस तरह से उसको पहुंचाएंगे, किस तरह से उसको बातों को अपनी समझाएंगे, किस तरह से वो समझ सकेगा, इसे संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। और बोलकर या सुनकर या देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर, इसके माध्यम से हम एक अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, ताकि सामने वाले को समझा सके। हम एक दूसरे की बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं इसके माध्यम से, यही संप्रेषण है। क्लियर। चलिए आगे। जैसे कि ये कहा जा सकता है कि समस्त मानव कार्यकलाप संप्रेषण ही है। मतलब ये कहा सकता है कि समस्त मानव में जो है ना, समस्त मानव के जो क्रियाकलाप होती है, जो भी काम काज होती है, सभी के सभी संप्रेषण ही है। हालांकि संप्रेषण की अनेक परिभाषा दी गई है, परंतु इसकी मूल अवधारणा यह है कि संप्रेषण में अर्थों का आदान प्रदान होता है। यानी संप्रेषण में जो है ना, उसके अर्थ जो है, जो भी अर्थ होती है उसकी आदान प्रदान होता है। जैसे आप कुछ समझाना चाहते हैं और सामने वाले जो है समझना चाहेंगे, मतलब एक दूसरे का अर्थ को मतलब आदान प्रदान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संप्रेषण एक मानवीय क्रियाकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मनुष्य का सोचना, मनुष्य की संवेदना और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। इस पक्ष पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि संप्रेषण का मतलब यह हुआ, जैसे किसी को संदेश भेजते हैं तो वो संदेश भेजने के बाद जो है, आप जिस अर्थ में, जिस भावना से आप संदेश लिखे हैं, सामने वाले भी उस अर्थ को समझते हैं, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, उसके रिप्लाई देते हैं, तो ऐसे को संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। जैसे कि आप संप्रेषण की विविध रूप, संप्रेषण के क्या प्रकार है, कितने प्रकार हैं, इसके बारे में जानेंगे। संप्रेषण, जैसे कि ऊपर में बताया गया है कि मनुष्य अपने समस्त क्रियाकलापों द्वारा कुछ ना कुछ संप्रेषित करता है। उसकी आंगिक अभिव्यक्ति, बोलना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, किसी न किसी रूप में अलग अलग ढंग से संप्रेषण ही है। जैसे किसी व्यक्ति का जो है कि बोलना हुआ, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, जो भी हो, ये सभी के सभी संप्रेषण का ही एक अंग है। ये अलग अलग सभी की जो है ना संप्रेषण का ही ढंग है। अब जानेंगे हम लोग संप्रेषण के जो है ना विविध रूप, क्या कितने प्रकार के हैं रूप होते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूप है इसका मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण ये जो है संप्रेषण का एक प्रमुख अंग है। जैसे कि ज़्यादातर संप्रेषण बोलकर दिया जाता है। मौखिक संप्रेषण मतलब कि ये जो है ना बोलकर देने वाली संप्रेषण होती है। भाषा इसका मूल आधार और माध्यम है। भाषा ही इसका मूल आधार और
माध्यम है। सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया के साथ संप्रेषण शुरू होता है और रात में बिस्तर पर जाने तक बोलने का यह क्रम जारी रहता है। बोलना भी एक कला है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सोच समझ कर बोलो, ऐसा बोलो कि सुनने वाले प्रसन्न हो जाए। कबीर का यह पद तो आपने सुना या पढ़ा होगा। यानी कि मौखिक संप्रेषण में आप इस तरह से आप बात करेंगे, इस तरह से बोलेंगे ताकि सामने वाले जो ना प्रसन्न हो जाए। आप कुछ भी मतलब मांगे या बताना चाहे, आप इस तरह से बात करें, इस तरह से समझाएं, इस तरह से व्यवहार रखें ताकि सामने वाले प्रसन्न हो जाए। जैसे कबीर के कुछ दोहे हैं, जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका अर्थ हुआ ऐसी वाणी का प्रयोग कीजिए जिसमें दूसरे प्रसन्न हो और अपना मन भी प्रसन्न रहे। ऐसी बात बोलिए, ऐसी भावना से बोलिए, ऐसी शब्द बोलिए जिससे कि सामने वाले जिससे आप सुनाते हैं वो प्रसन्न हो जाए और आपका हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा। जीवन की सफलता का यह रहस्य है। इस तरह से आप यदि व्यवहार करते हैं तो यह जीवन का जो है सफलता का एक मूल रहस्य है। बोलते समय 3 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि ये मौखिक संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण में भी 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि पहला है शब्दों और वाक्यों का चुनाव। शब्दों और वाक्यों का चुनाव, आप जो कुछ कहते हैं उसमें आपने शब्दों का चुनाव कैसे किया या आपने किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया, इसका बड़ा असर पड़ता है। जैसे कि आप जो है कुछ मौखिक मतलब जैसे कि एक प्रकार इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में आप किस तरह से आप उसका जवाब दिए, किस तरह से आप उससे बात किए, ये सब ही जो है ना ध्यान में रखना होगा। उसके शब्दों को और वाक्यों को आप ध्यान में रखना होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है डॉक्टर और मरीज का। जैसे डॉक्टर अपने मरीज को पूछता है क्या सारी दवाइयाँ समाप्त हो गई है, और उसी तरह मरीज उसका आंसर देखिए कैसा देता है, अभी कैसे खत्म हो सकती है, ये कैसा जवाब हुआ। इसके बारे में देखिए, प्रश्न का जवाब प्रश्न में देखकर मरीज ने डॉक्टर के प्रश्न का जवाब तो नहीं दिया, उसने डॉक्टर को नाराज भी कर दिया। अगर वह जवाब देता जी नहीं या अभी 4 गोलियां बची हुई है, ऐसे बोलने से संप्रेषण पूरा होता और डॉक्टर आगे के इलाज के बारे में सोचता। अतः शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। मतलब यही हुआ, यदि जैसे आप किसी इंटरव्यू में हैं तो आपको कुछ पूछा जाए, आप इस तरह से बताएंगे, मतलब कुछ सवाल ऐसा पूछे, आप उल्टा ही ऐसा जवाब उसको देंगे जिसमें आपका ही प्रश्न छिपी रहे। तो उस तरह से ये ऐसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत ये सब भी ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे है। जैसे कि सेकंड में है आवाज़। आवाज़ किस तरह से होनी चाहिए? आप अपनी बात नम्र आवाज़ में कहते हैं या जो जोर से बोलते हैं, इसका भी असर श्रोता पर पड़ता है। यदि आप आक्रामक ढंग से बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज होगा। यदि कोई ग्राहक किसी दुकान पर जाता है तो दुकानदार से बोलता है कि जैसे आप किसी से बात करते हैं, किस तरह से आप आवाज़ निकालते हैं, जैसे गुस्सा कैसे निकालते हैं, बोलते हैं तो किस तरह से, मतलब आप गुस्सा से बोलते हैं या प्यार से बोलते हैं, उस तरह से उसको ध्यान में रखना। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है दुकानदार और ग्राहक के बीच। जैसे कि ग्राहक, मैंने यह साइकिल 2 दिन पहले खरीदी थी, इसका पहिया टूट गया है, जरा बदल दो। फिर दुकानदार कहता है इसका पैसा लगेगा। यहाँ तक तो ठीक है। फिर ग्राहक कहता है अभी 2 दिन पहले ही तो साइकिल खरीदी थी। ये ग्राहक का कथन था। उसके बाद दुकानदार ऐसा जवाब देता है, देखिए तो क्या साइकिल का बीमा करा लिया था? साइकिल बनवानी हो तो बनवाओ, वरना चलते बनो यहाँ से। देखिए इस तरह से दुकानदार का इस कठोर भावना से इस तरह से बोलना एक मतलब गलत भावना है। जैसे कि अब देखिए, अब ऐसी स्थिति में क्या वह ग्राहक कभी उस दुकान पर दोबारा जाएगा? नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। हम रहते तो हम बिल्कुल भी नहीं जाते। ये सभी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आप किस तरह से बोलते हैं, कितनी आवाज़ होती है, किस तरह की भावना से बोल रहे हैं, वे सभी को ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार आप कहीं नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाते हैं तो इसका चयनकर्ताओं पर काफ़ी असर पड़ता है कि आप किस लहजे में बोलते हैं। जैसे इंटरव्यू में आप जाते हैं तो इंटरव्यू में भी इस सभी को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब तीसरा है स्वर। आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका अर्थ आपको सुनने वाला उसी ढंग में निकलता है, मतलब उसी ढंग में निकालता है। आपने किसी को बुलाया, इधर आओ, आपके इधर आओ बोलने के तरीके से ही सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उसे प्यार से बुला रहे हैं या आप उससे नाराज़ हैं। इसके अलावा आप जो कुछ बोलेंगे स्पष्ट बोलिए। अगर आप स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पाएगा और आपकी बात उस तक पहुंच नहीं पाएगी। हाँ, इतना ऊंची भी ना बोलिए कि संदेश का संप्रेषण गलत ढंग से हो जाए।
ठीक है, ये सभी जो है ना ध्यान में रखिए। किस तरह से आप स्वर है, जैसे इधर आओ, इधर आइए, इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, इस समय में अंतर है। इस तरह से इस सब को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब सेकेंड है, जैसे कि ये संप्रेषण का फर्स्ट पॉइंट था मौखिक संप्रेषण, अब सेकेंड है आंगिक संप्रेषण। ये आंगिक संप्रेषण जो है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपको अलग से भी पूछ सकता है कि आंगिक संप्रेषण के बारे में बताएं। ये आंगिक संप्रेषण एक अलग सा चैप्टर भी है जो थर्ड में है, उसको भी कवर करेंगे हम लोग बहुत ही जल्द, आप लोग बने रहिए। जैसे कि आंगिक संप्रेषण, मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात संप्रेषित नहीं करता है। मनुष्य जो है केवल बोलकर ही अपनी बात संप्रेषित नहीं करता है, यानी कि बोलकर ही किसी के सामने वाले को ये बताने का प्रयास नहीं करता है। कुछ भी अगर समझाने का प्रयास करता है तो सिर्फ बोलकर ही समझाने का प्रयास नहीं करता है, और भी माध्यम है जिसके उसके सारे अंग, आँख, हाथ, पैर, कंधे सब संप्रेषण में सहयोग देता है। यदि देखिए इसके आगे बारे में हम लोग इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ये गैर शाब्दिक, आंगिक या अमौखिक संप्रेषण है। ये जो है बिना शाब्दिक और अमौखिक, मतलब बिना बोले हुए और बिना लिखे हुए भी इसमें समझ सकता है। आंगिक संप्रेषण इसके माध्यम में आएगा, ठीक है। शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है, यानी कि शारीरिक संप्रेषण जो है आपकी किस तरह से वेशभूषा, देशभूषा, किस तरह से पहनावा है, किस तरह से व्यवहार है, किस तरह से व्यक्तित्व है, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका संप्रेषण किस तरह से। आप जैसे कि किसी अधिकारी के कमरे में प्रवेश करते हैं, वो आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से आपके बारे में धारणा बनाते लगता है। आप उसके सामने कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, इसका भी काफ़ी असर पड़ता है। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वे किसी दफ्तर में किसी अधिकारी की टेबल पकड़कर झुक जाते हैं और तब तक झुके रहते हैं जब तक वह अधिकारी झुझला कर कह ना दे कि जनाब जरा सीधे खड़े रहिए। देखिए ये सब जो है ना आंगिक संप्रेषण का ही है। एक उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जैसे आप किसी अधिकारी के सामने जाते हैं, मतलब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप किस तरह से वहाँ पे व्यवहार करते हैं, किस तरह से खड़े रहते हैं, किस तरह से बैठने के लिए बैठते हैं, ये सभी जो ना आपके इंटरव्यू में देखा जाता है। इन सभी को जो है ना ध्यान में रखता है। उसके बाद जो अक्सर लोग क्या करता है, जैसे ही कुछ मिस्टेक हो, कुछ गलती हो या कुछ भी होता है तो उसकी जो है ना उसके सामने में झुकने लगता है, और तब तक झुके रहता है जब तक ना ये जो है इंटरव्यू लेने वाले या जो आपके सामने होते हैं वे मजबूरन उस पर जब तक नहीं उस पर बोल दे कि जनाब जरा धीरे खड़े रहिए या तो दूर रहिए, या तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर। आप जाने अनजाने सामने बैठे अधिकारी को अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे होते हैं। इसके माध्यम से जो ना आप अपने व्यवहार के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में सामने वाले को बता रहे हैं। अब उस अधिकारी ने आपसे कहा कि आपने जो फोटोकॉपी प्रस्तुत की, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है कि आपने जो फोटोकॉपी प्रस्तुत किए उसकी मूल प्रति दिखाइए। जो आप फोटोकॉपी दिए थे, जो आप उसको मूल प्रति दिखाइए। अब मूल प्रति निकालने से पहले आपने कंधा उठाए, मुंह बनाया, मानो आप कह रहे हो बड़े आए मूल प्रतिमान देखने वाले। ऐसे होता है, बहुत जगह देखने को मिलेगा कि आपको भी आप भी किए होंगे कि जैसे कुछ मांगे कंधा उठा दिए, तो जैसे लगता है कि सामने वाले को आप जो है एहसान कर रहे हो। आपके इस व्यवहार से आपका बनता हुआ काम भी कर सकता है। इसके विपरीत यदि आपके पास मूल प्रति ना भी हो और आप विनम्रता से मुस्कुरा कर बात करें तो शायद आपका काम हो जाएगा। क्लियर। आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशस्त्र माध्यम है। आंखें जो है आंगिक संप्रेषण का सबसे सशस्त्र माध्यम है, यानी कि आपकी आंखें किस तरह से है, किस तरह से आंखें आप बात करें और आंखें किस तरह से, इससे भी जो ना आंगिक संप्रेषण में एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है इसके समझने का। जब कोई पर्सन होता है तो कहते हैं उसकी आंखें हंस रही थी। आपने लोगों को अक्सर यह कहते सुना होगा, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। क्लियर। ये सब तो समझ ही गए। अपनी आंखों के जरिए आप न केवल अपनी प्रसन्नता या अप्रसन्नता जाहिर करते हैं बल्कि उसे दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। मतलब कि आंखें के जरिए जो है वो न केवल अपनी जो है ना खुशी या गम को जाहिर करते हैं बल्कि अपनी जो है ना उसे दूसरों तक मतलब बताते भी हैं, संप्रेषित करते हैं, उसे समझाते भी हैं। किसी भी आंखें नम हो तो हम जान जाते हैं कि वह दुखी है। हाँ, कभी कभी खुशी के भी आंसू निकलते हैं, परंतु उस व्यक्ति की शारीरिक अभिव्यक्ति से पता चल जाता है कि उसकी आंखें खुशी के हैं या दुख के। आपके जो है ना आंसू से भी पता चल जाता है और शारीरिक अभिव्यक्ति से भी पता चलता है कि आपकी जो है सिचुएशन कैसी, स्थिति कैसी है। आंखों से ही पता चल जाता है कि सामने वाला आपसे प्रसन्न है या अप्रसन्न, उसका आना आपको अच्छा लगा या आपको टालना चाहता है। इसके बारे में आंख के माध्यम से आप समझ सकते हो। क्लियर।
अब हम लोग थर्ड पॉइंट में देखेंगे लिखित संप्रेषण। ये संप्रेषण का थर्ड पॉइंट है, लिखित संप्रेषण। आप बोलकर और देखकर तो संप्रेषण करते ही हैं, लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेखक कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर अपने को पाठकों तक पहुंचाता है। लिखना एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों को ध्यान रखना चाहिए: क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। इन 5 तत्वों को ध्यान में रखकर लिखने से आप अपना संदेश सही ढंग से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, इसमें जो है कहा जाता है कि सिर्फ बोलकर या देखकर ही संप्रेषण नहीं होता है, इसमें जो है ना लिखकर भी संप्रेषण होता है। जैसे कि आप संदेश देते हैं, या जैसे लेखक हो गया, ये जो कविता कहानी के माध्यम से जो है ना वो अपने संदेश को संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। ये संदेश के लिए जो है ना कम से कम 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 5 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे क्या, क्यों, कौन और कब, कैसे। इसके बारे में अब जानेंगे। क्या किस क्या क्यों जरूरी है। लिखते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश क्या है। पत्र, रिपोर्ट, टिप्पण, लेख, कहानी, कुछ भी लिखने से पहले यह तय कीजिए कि आपको लिखना क्या है। अर्थात सबसे पहले विषय का निर्धारण कर लीजिए, यह क्या का महत्व है। उसके बाद क्यों। विषय तय हो जाने के बाद जो है आप लेखन का उद्देश्य तय कीजिए, जो जैसे कि किसी को सूचित करता हो, या निवेदन करता हो, या पुष्टिकरण करना हो, या समझाना हो। इसके बारे में भी आप मेंशन कीजिए, आखिर क्यों लिखना चाहते हैं संदेश। उसके बाद कौन, यह कौन संदेश प्राप्त करता है। यदि आपके सामने यह स्पष्ट है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं तो आपका संदेश स्पष्ट होगा। आपके लिखने की शैली भिन्न होगी। यदि आप अपनी माँ के पास पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली अलग होगी। यदि आप किसी अधिकारी को पत्र लिखे हैं तो उसकी शैली बिल्कुल भी भिन्न होगी। यह एक शैली अनौपचारिक होगी, दूसरों की शैली औपचारिक होगी। यानी कि आप इस पर जैसे किसी के बारे में लिख रहे हैं, जैसे माँ के लिए अलग सा शैली होगी और अधिकारी के लिए अलग सा टॉपिक टाइप का होगा। ये सबको ध्यान में रखता होगा, ठीक है। और अब कब, आप अपने लेखन में दिन और तारीख जरूर डालिए। खासकर पत्र लेखन या कार्यालय का काम करते वक्त इस विधि का अवश्य उपयोग कीजिए। कैसे, आपके लेखन का सारा दारोमदार इस पर है कि आप कैसे लिखते हैं। यही आपकी भाषा की पकड़ और लेखन कौशल की परीक्षा होती है। आपकी भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि आप किसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होनी चाहिए। मसलन माँ को लिखे पत्र और अधिकारी लिखे पत्र को भाषा में स्पष्ट रूप से अंतर होना चाहिए। आप किस तरह से लिख रहे हैं, जैसे माँ को लिख रहे हैं तो उसका भाषा शैली जो अलग होगी, और जो है अधिकारी को लिख रहे हैं उसके अलग होगी। इस तरह से आपको कैसे लिख रहे हैं उसको भी ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार के लेखन के लिए सबसे पहले तथ्य जुटाना जरूरी होता है। आपके किस टॉपिक में लिखना चाहते हैं वह सबसे पहले जुटाना जरूरी होता है। तथ्यों को जुटाने के साथ साथ उन्हें सिलसिलेवार लिख लेना चाहिए। सबसे पहले आप यह तय कर लीजिए कि आप किस विषय पर लिखना चाहते हैं। यदि आप पर्यावरण पर कोई लेख लिखना चाहते हैं तो आसपास के पुस्तकालय में जाइए और ज़रूरी पुस्तकें निकाल कर पढ़िए और उसमें से अपने काम की चीज़ें नोट कर लीजिए। इसके बाद आंकड़ों और तथ्यों को सिलसिलेवार ढंग से लिखिए। क्लियर, ये सब समझ गए हैं। इस प्रकार के लेखन से लेखक पाठक अपनी बात सही ढंग से पहुंचा सकता है, अर्थात वह संप्रेषण में सफल होता है। और ये सभी जो ना सही रूप से, सही अर्थ के माध्यम से आप ये संप्रेषण लिखते हैं, संदेश देते हैं तो सामने वाले आसानी से समझ जाएंगे। क्लियर। अब संप्रेषण का चौथा टॉपिक है संचार माध्यम। संचार माध्यम संप्रेषण का एक सशस्त्र माध्यम है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, होर्डिंग, बिल, पैम्पलेट, इंटरनेट आदि जन संचार माध्यम अपनी माध्यमगत विशिष्टता के अनुसार संप्रेषण करते हैं। रेडियो आवाज़ के माध्यम से जन जन तक संचार का संप्रेषण करते हैं। टेलीविजन, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, इंटरनेट जैसे दृश्य माध्यम की संप्रेषण के सशस्त्र माध्यम है। इसके अलावा सड़क के किनारे लगे बड़ी बड़ी कंपनियों की होर्डिंग, समाचार पत्रों के में छपे वैज्ञानिक खतरे संबंधी सूचनाएं, यातायात संकेत, टेलीफोन पर होने वाली बातचीत आदि संप्रेषण में कई रूप हैं जिन पर विस्तार से हम अगली इकाइयों में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये सब जो है संचार का माध्यम है। आप ये सब समझ ही गए होंगे, पूरा सिंपल लैंग्वेज में है। चलिए आगे। जैसे कि अब ये सब कुछ मौखिक प्रश्न, ये प्रश्न उत्तर है, आप इसको देख लीजिएगा। आप आसानी से इसको बना सकते हो। जैसे देख ही लीजिए, जैसे इसका मौखिक संप्रेषण की विशेषताएं बताएं, मौखिक संप्रेषण के बारे में इसमें लिख देना है। उसके बाद आंगिक संप्रेषण के 3 प्रकार लिखना। आंगिक संप्रेषण जो बोले थे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिख देना है। और उसके बाद लिखित संप्रेषण में क्या, क्यों, कब और कैसे के तात्पर्य है, इसके बारे में लिख देना। ये सब सभी देखें आप, ये
क में मतलब मिलाने के लिए रेडियो मतलब रेडियो, टेलीविजन, समाचार, ये सब जो है ना आप आसानी से बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग संप्रेषण का प्रयोजन, यानी संप्रेषण का प्रयोजन मतलब प्रयोजन कैसे करता है इसके बारे में जानेंगे। संप्रेषण के विविध रूपों की जानकारी प्राप्त करने के बाद इस प्रश्न पर विचार करना जरूरी हो जाता है कि संप्रेषण का प्रयोजन क्या है। इसके बारे में समझ आखिर प्रयोजन होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है। उसके बारे में प्रश्न उठा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता, वह संप्रेषण के जरिए ही समाज से जुड़ता है। आइए देखें संप्रेषण मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है। संप्रेषण क्यों जरूरी है इसके बारे में हम लोग टॉपिक के वाइज जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत जरूरत। यह अपने आप में स्पष्ट है। लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार और जीवन से जुड़े सभी व्यक्तित्व पहलुओं के लिए संप्रेषण करते हैं। इन सभी के लिए जो ना संप्रेषण जरूरी है। समझ गए, कुछ पीने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, प्यार करने के लिए संप्रेषण के लिए जरूरी है। संप्रेषण मतलब कम से कम कोई तो जरूर होना चाहिए। जैसे कि आप कोई बात समझाना चाहते हैं या तो दिलाना चाहते हैं, संदेश भेजना चाहते हैं, तो कोई ना कोई प्राप्त करना तो होना चाहिए। वे सभी जो है ना व्यक्तिगत जरूरत है, इसलिए संप्रेषण में जो है ना प्रयोजन जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तिगत संबंध। जब भी हम किसी रिश्तेदार, मित्र या जान पहचान वाले से मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है, कैसे हैं आप। इसके अलावा लोग आपकी आंखें, हाथ, शब्द और भंगिमा से भी दूसरों से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि व्यक्तिगत संबंध, आप बहुत दिनों बाद आप किसी मित्र से मिलते हैं तो उसमें आप सबसे पहले ये बोलते हैं कैसे हैं आप। इसके बाद कोई दोस्त हो तो गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। उसके बाद कुछ होते हैं जो सिर्फ आंख से देख के ही मतलब होता है। जैसे बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो सिर्फ आंख देख के ही बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी जो व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए संप्रेषण में जो ना प्रयोजन जरूरी है। उसके बाद सूचना। हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। सूचना संग्रहण का काम बचपन से ही शुरू होता है। जब वो पहली बार पूछता है ये क्या है। सूचना संग्रह की यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। जनसंचार माध्यमों के विकसित होने से सूचना क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्रता से पहुंचना संभव हो गया है। यानी कि सूचना जो है, जैसे कि आप हर एक चीज़ में ये जो है सूचना जैसे प्राप्त करती है, ये जो है ना बचपन से ही चला जा रहा है। बचपन यदि आपके पास कोई बच्चा हो तो वो आपको जरूर से जरूर एनी टाइम पूछता होगा कि भैया, ये चाचा, ये कुछ भी हो, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या, वो क्या है, ये सब पूछता रहता है। और ये जो है ना, चाहे आप सिर्फ बचपन का ही बात नहीं है, आप अभी बड़े भी हो तब भी आप पूछेंगे कि ये क्या है। जैसे कि अभी संप्रेषण क्या है, आपके मन में सवाल ये जरूर आता होगा, संप्रेषण क्या है, प्रयोजन क्या है, संग्रहण क्या है, सूचना क्या है। ये सब जो है ना आजीवन भर चलता आता है। क्लियर। ये जो है और सूचना जो है अब तकनीकी टेक्नोलॉजी के विकसित हो जाने से जो है ना सूचना पहुंचाना बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। और आपस में बातचीत, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात सुनने के लिए भी संप्रेषण संपन्न होता है। गप संप्रेषण का एक मजेदार और मनोरंजक उदाहरण है। लोगों को गप मारने में बड़ा मजा आता है। इसके जरिए हम एक दूसरे की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोणों को जानने समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है ना आपस में बातचीत की भावना है, ये भी प्रयोजन है, संप्रेषण है। संप्रेषण में प्रयोजन जरूरी है। अब नेक्स्ट है आग्रह। विज्ञापन इस प्रकार के संप्रेषण का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। ये जो है विज्ञापन इस प्रकार के संप्रेषण का जो है सबसे ज्वलंत, सबसे अच्छा उदाहरण है। विज्ञापन का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए। जैसे रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्र के वैज्ञानिकों को याद कीजिए कि शैम्पू, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर आदि के विज्ञापन में किस प्रकार ग्राहकों से आग्रह किया जाता है, उसे कई तरीकों से लुभाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के संप्रेषण में ग्राहक की आकांक्षा, इच्छा, लोभ और अन्य व्यक्तिगत कमजोरियों का लाभ उठाया जाता है। इसका आग्रह का मतलब ये संप्रेषण मतलब ये हो गया। आप जरूर से जरूर प्रचार में देखे होंगे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जो है घरेलू डिटर्जेंट का जो सर्फ है उसके बारे में जो प्रचार करते हैं कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ये सब जो है ना लुभाने का काम करता है, ये सभी जो है ना लोभ देने का काम करता है। ये जो सभी जो है ना भी संप्रेषण है। क्लियर। नेक्स्ट है मनोरंजन। ये भी मनुष्य की जरूरत है, अवश्य जरूरत है। हंसाना, दूसरे के दुख सुख में हिस्सा लेना, यह सब जो है मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों में शामिल है। मनोरंजन के लिए लोग सिनेमा देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते भी हैं, जैसे कि आप। इन कारणों से भी संप्रेषण की जरूरत पड़ती है। क्लियर। ये सभी जो है ना संप्रेषण के जो है ना प्रयोजन है, जैसे मनोरंजन, आग्रह, सूचना, आपस में बातचीत, व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत जरूरत, ये संप्रेषण का प्रयोजन है।
ये सभी जो ना आप समझ गए होंगे संप्रेषण क्यों जरूरत है, संप्रेषण में प्रयोजन क्यों जरूरत है। अब हम लोग जानेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया या संप्रेषण की स्रोत। इसमें आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि संप्रेषण की कुछ प्रक्रिया को लिखे या संप्रेषण की कुछ शर्तों को लिखे या संप्रेषण की 5 शर्तों को टिप्पणी करें। इसके बारे में पूछा जाएगा आपको सवाल, तो आप आसानी से बता सकते हो। जैसे कि आपको ये हम पहले बता चुके हैं कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है, पहले भी बताया जाएगा। जैसे संप्रेषण एक संवाद है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है, ये सभी जो पहले भी बताया जाएगा। वस्तुतः प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। जैसे कोई संदेश जो है पहुंचाने का काम करता है, तो कोई प्राप्तकर्ता भी होता है। जैसे किसी के लिए संदेश लिखते हैं तो कोई किसी के लिए संदेश लिखते हैं वो प्राप्त भी करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संदेश लिख देते हैं, कोई तो होगा जिसे आप संदेश लिख रहे हैं। ये सभी जो संप्रेषण, इसको संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार संप्रेषण के 3 हिस्से होते हैं, जैसे प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता। प्रेषक हो गया जो आप लिखते हैं वो, संदेश मतलब जो संदेश जो लिखते हैं वो, उसके बाद प्राप्तकर्ता जो जिसके लिए लिखा जाता है, जो प्राप्त करता है वो। पत्र इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। आप अपने भाई को पत्र लिखते हैं, आप प्रेषक हुए। आप पत्र लिख रहे हैं तो प्रेषक हुए, और आप पत्र में कुछ लिखते हैं तो ये संदेश हुआ, और ये पत्र आपके भाई तक पहुंचता है, भाई उस पत्र को पढ़ता है तो आपका भाई जो है प्राप्त करता है। इस प्रकार संप्रेषण को पूरा होता है। आइए देखते हैं हम लोग संप्रेषण कैसे पूरा होता है। जैसे कि एक बॉक्स में सोचने की प्रक्रिया, अनुभूति, निर्णय क्षमता। इसमें जो है आप अपने मन के बात, अपने भावनाओं को, अपने जो संदेश लिखे हैं, जिसके लिए लिखना चाहते हैं, वो अपने अर्थ में लिखें, ये हुआ। उसके बाद ये माध्यम जो है, संदेश के माध्यम से आप उसको भेज दिए। उसके बाद ये सोचने की अनुमति, निर्णय क्षमता, ये जो है आप किस भावना से लिखें, किस अर्थ से लिखें, जो प्राप्त करता है वो इसकी भावना को समझेंगे, वो आ गया। इस तरह से यह जो है स्रोत, माध्यम और प्राप्तकर्ता, ये सभी संप्रेषण की प्रक्रिया हुआ। अब जानेंगे संप्रेषण प्रक्रिया में 9 तत्व प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। यही मेन टॉपिक है इसमें, कि संप्रेषण की प्रक्रिया जो है, इसमें जो प्रमुख स्रोत है, इसमें तत्व जो है, इसके बारे में आपको प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया इसके स्रोत के बारे में, आपके टॉपिक में भी इसके बारे में पूछा गया है कि इसके स्रोत के बारे में बताइए। जैसे कि फर्स्ट स्रोत है, और फर्स्ट तत्व है स्रोत। उसके बाद वक्तृत्व क्षमता, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति, प्रतिक्रिया, संदर्भ, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। अब जानते हैं स्रोत। किसी भी संदेश का जन्म स्रोत से होता है। किसी भी संदेश का जन्म स्रोत से होता है। अब स्रोत क्या है, संदेश लिखने का स्रोत क्या है, ये जो है मौखिक है, कि जो है किसी भी संदेश का जन्म स्रोत से ही होता है। यह स्रोत कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वह स्रोत अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है। वह जो है स्रोत जो है, वो व्यक्ति जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है। इसके लिए वो अपने अनुभव को भाषा ज्ञान का उपयोग करता है। अपने लिए वो अपने अनुभव और भाषा का उपयोग करता है। जैसे आप कोई भावना को कुछ पत्र लिखते हैं, संदेश लिखते हैं, तो अपने मन की बातों को लिखते हैं, अपनी भाषा के, अपने ज्ञान के अनुसार लिखते हैं। वह स्रोत या व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में डालता है। उसके बाद मौखिक संप्रेषण के संदर्भ में इस शरत को वक्ता कहते हैं। जो मौखिक संप्रेषण होता है, जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं मौखिक संप्रेषण, इसके संदर्भ में जो ना ये स्रोत जो है एक वक्ता कहते हैं इसको। ठीक है। अब नेक्स्ट है वक्तृत्व क्षमता। विचारों को भाषागत अभिव्यक्त देने की कला को वक्तृत्व क्षमता कहते हैं। विचारों को भाषागत अभिव्यक्त देने की कला को वक्तृत्व क्षमता कहते हैं। वक्ता की भाषा ऐसी होना चाहिए जिसके जरिए वह आप अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सके और श्रोता उसके संदेश को समझ सके। क्लियर। जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं, ऐसा कुछ लिख देंगे जिससे कि सामने वाले समझ ही ना पाए, तो वो नहीं हुआ। आपको ऐसा लिखना है ताकि सामने वाले जिसके लिए आप लिख रहे हैं वो समझ सके। अब नेक्स्ट है संदेश। वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। मतलब कि आप जो है वक्ता हैं, आप जो पत्र लिख रहे हैं उसमें जो भी अर्थ लिख रहे हैं, जो भी शब्द लिखें वो अर्थपूर्ण होने चाहिए, वो इसी को संदेश कहते हैं। ऐसा ना हो कि आपको लिखें ऐसा शब्द में कि सामने वाला समझ ही ना पाए। यह संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गैर मौखिक या आंगिक भी हो सकता है। ये जो है संदेश किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे संदेश जो है आप टेलीफोन के माध्यम से भी बता सकते हैं, या तो पत्र लिख के भी बता सकते हैं। ये सब जो है ये जरूरी नहीं है कि ये मौखिक हो, लिखित हो, गैर मौखिक हो, आंगिक हो, ये सब जरूरी नहीं है। भाषा में शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों, बिंबों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं। भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। जैसे कि राम ने श्याम को मारा और श्याम ने राम को मारा।
का अर्थ जो है ना बिल्कुल विपरीत है। देखिए, राम ने श्याम को मारा और श्याम ने राम को मारा, ये दोनों का अर्थ जो है ना बिल्कुल विपरीत है। व्याकरण के कारण संदेश का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा का अपना मुहावरा होता है। भाषा किसी संस्कृति का हिस्सा होती है। किसी भाषा को बोलने और समझने के लिए भाषा के व्याकरण, मुहावरे और संस्कृति को समझना आवश्यक है। भाषा संदेश का आधार है। ठीक है, वस्तुतः भाषा के जरिए ही संदेश बनाए और समझे जाते हैं। ये सभी जो है संदेश के जो है ना जो कुछ जरूरी है इस सब के लिए, जो आप किस तरह से उसका अर्थ लिख रहे हैं, किस तरह से मुहावरा, किस तरह से व्याकरण का अर्थ यूज कर रहे हैं, ये सभी जो है ना संदेश के लिए जरूरी है। परंतु संदेश केवल लिखित, मौखिक या शाब्दिक ही नहीं, गैर मौखिक, गैर शाब्दिक या आंगिक भी होते हैं। मनुष्य अपने हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं और चेष्टाओं, आवाज़ के उतार चढ़ाव, गति, सुर परिवर्तन से भी काफ़ी कुछ कहा जाता है। अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे संदेश जो है, संदेश कई बार आंगिक या गैर शाब्दिक भी होते हैं। इसमें भाषा नहीं तो परंतु अर्थ पूरा होता है। भाषा नहीं तो नहीं होती परंतु अर्थ पूरा होता है। देखिए, इसमें जो संदेश जो होता है लिखित भी होता है, मौखिक भी हो सकता है, शाब्दिक भी हो सकता है और गैर भी। ठीक है, उसके बाद मनुष्य जो है ना अपनी हाव किस तरह से उसके नेचर है, किस तरह से व्यवहार है, किस तरह से चेष्टा है उसकी, किस तरह से आवाज़ है, किस तरह से सुर है, किस तरह से उसका जो है ना उतार चढ़ाव है, गति है, ये सब जो है ना, ये सब जो है ना देख के आप संदेश की भावना को आप समझ सकते हैं। क्लियर। सुविधा की दृष्टि से मौखिक और अमौखिक संप्रेषण को अलग तो कर दिया जाता है, परंतु यह विभाजन कृत्रिम है। वस्तुतः मौखिक और आंगिक अभिव्यक्ति एक दूसरे से में गुंथे होते हैं। जाओ एक शब्द है, परंतु कहने के अंदाज से इसका अर्थ बदल जाता है कि यह आदेश भी हो सकता है, अनुमति भी, क्रोध की अभिव्यक्ति भी हो सकती है, स्नेह का भी, हड़बड़ी का भी, बोधक भी हो सकता है और गड़बड़ी का भी। यह सभी जो है ना आपके बोलने के लिए, बोलने का जो ना किस तरह से बोलने का शैली है वो उस पर डिपेंड करेगा। संप्रेषक को भाषा और वाणी में तालमेल रखना चाहिए ताकि इसका संदेश सही ढंग से संप्रेषित हो सके। क्लियर। और माध्यम, ये फोर्थ है। संदेश किसी माध्यम से संप्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। मौखिक संप्रेषण में हवा माध्यम होता है। वक्ता से श्रोता तक संप्रेषण हवा के माध्यम से होता है। वक्ता द्वारा बोला हुआ संदेश हवा में तैरता हुआ श्रोता तक पहुंचता है। अब तो रेडियो तरंगों से सैटेलाइट आदि के माध्यम से संदेश को दूर दूर तक फैलाया जा सकता है। जनसंचार माध्यम, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लिखित संप्रेषण की स्थिति में लिपि माध्यम होती है जिसे हम आंखों से ग्रहण करते हैं। ये सभी जो ना बहुत ही, अब जो है पहले हवा के माध्यम से सिर्फ बोल के होता था, अब जो है ये टेक्नोलॉजी आने के कारण ये सब माध्यम जो ना आसान हो गया है किसी को संदेश देना। अब प्राप्तकर्ता, नेक्स्ट पॉइंट है प्राप्तकर्ता। वक्ता या स्रोत जिस पर तक अपना संदेश भेजना चाहता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है। जो संदेश ग्रहण करता है, यह भी हो सकता है कि संदेश जिसके लिए तैयार किया गया हो उसके अतिरिक्त दूसरे श्रोता भी उस संदेश को सुन ले और उन पर उस संदेश का प्रभाव पड़ जाता है। मान लीजिए हम किसी दोस्त का हंसी में मजाक उड़ा रहे हो और वह जो है हमारी बात सुन ले, जिस तक हम अपना संदेश नहीं पहुंचाना चाहते उस तक संदेश पहुंच गया और इससे दोस्ती खतरे में पड़ जा सकती है। आप प्राप्तकर्ता यही बताया है कि आप जो जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसके आसपास को, जैसे ग्रहण जो प्राप्तकर्ता होता है उस पर भी ध्यान देना होगा। जैसे ये दोस्त के बारे में बताया गया है, आप समझ गए होंगे। अब संदेश प्राप्ति, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को विचारों में ढालने की प्रक्रिया को संदेश प्राप्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डिकोडिंग कहा जाता है। ठीक है। सर्वोत्तम स्थिति वह होती है जिसमें श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को उसी तरह समझता है जिस तरह वक्ता कहना चाहता है। अब जिस तरह से आप जिस भावनाओं से जिस अर्थ में लिखेंगे उसी अर्थ में जो है प्राप्त करता है संदेश को समझेंगे। श्रोता एवं वक्ता की भूमिका बदलती रहती है, अर्थात श्रोता वक्ता की भूमिका निभाने लगता है और वक्ता जो है श्रोता बन जाता है। जैसे टेलीफोन लीजिए, आप फोन में किसी से बात कर रहे हैं तो कभी आप इस तरह से पूछ रहे हैं, हेलो दोस्त कैसे हो, तो आपके दोस्त बोलते हैं ठीक है। उसके बाद आपके दोस्त बोल देते हैं कि आप कैसे हो। मतलब कि ये जो है श्रोता और वक्ता जो ना एक दूसरे का अर्थान जो है परिवर्तन होता है। कभी आप सवाल पूछते हैं तो कभी वो पूछता है। इस तरह से जो ना कि या तो कोई संदेश देना चाहता है या तो आप कभी संदेश दिए या तो वो संदेश दिया। इस तरह से उसका जो ना स्थान परिवर्तन होते रहता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिक्रिया।
वक्ता और श्रोता के बीच संवाद या आपसी बातचीत से ही संप्रेषण अपनी प्रक्रिया पूरी करता है। बड़ी मशहूर कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। संप्रेषण या पुनः संप्रेषण पर भी यह बात लागू होती है, यानी कि संप्रेषण में कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संदेश को प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं। ये श्रोता जो है, यानी कि जो आप में संदेश भेजते हैं किसी को, तो उसको जो ना प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं। आमने सामने के संप्रेषण में जैसे कक्षा में पढ़ाते शिक्षक और व्याख्यान सुनते विद्यार्थियों के बीच यह प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है। दूर, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ये आसान होता है। यदि आप जिस तरह से अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, दूर शिक्षा पद्धति के अध्ययन में यह प्रतिक्रिया तत्काल नहीं हो पाती, परंतु आज दूरस्थ शिक्षा के टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, इंटरनेट आदि जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग हो रहा है, जिसके जरिए दूर बैठे विद्यार्थी भी अपने शिक्षकों को अपनी प्रतिक्रिया तुरंत भेज सकते हैं। जैसे कि अभी आप क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, BHDL 137 का क्लास कर रहे हो, फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हो, उसी तरह आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप बताते हो। ठीक है, ये कमेंट के माध्यम से अब जो है ना, अब इतनी स्पीड हो गई है, इतनी विकसित हो गई है टेक्नोलॉजी कि आप तुरंत भेज सकते हो। जैसे कि अगर यदि इसी में लाइव क्लास होता तो आप तुरंत ही लाइव क्लास में कमेंट कर सकते थे, या तो आप ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हो, या तो इंटरनेट। अब बहुत ही सुविधा हो गई है। आगे, प्रतिक्रिया शाब्दिक भी हो सकती है और गैर शाब्दिक भी। ये जो प्रतिक्रिया जो ना, लिखित भी हो सकती है और लिखित भी। कभी प्रतिक्रिया मौखिक हो सकती है, तो कभी श्रोता की आंखों या शारीरिक प्रतिक्रिया से भी ये पता चल जाता है कि वक्ता की बात का असर श्रोता पर क्या पड़ा। इसी प्रकार प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है तो नकारात्मक भी। मतलब कि इसमें ये जो है ना, कभी कभी ऐसे होता है क्लास में, अगर क्लास करवाते हैं तो स्टूडेंट जो है इस तरह से मुंह बनाते हैं जैसे लगता है समझा ही नहीं। तो यदि कभी लगता है जैसे कुछ टॉपिक होता है जो पूरे स्टूडेंट समझ जाता है तो उसकी चमक जो है ना अलग होती है, और कुछ टॉपिक होता है जिसमें समझ नहीं पाता तो उसकी चमक अलग होती है। टीचर इस भावना को समझ जाते हैं कि स्टूडेंट समझा या नहीं समझा। ठीक है, नेक्स्ट है और 8वां पॉइंट है संदर्भ। कोई भी संप्रेषण किसी न किसी संदर्भ से जुड़ा होता है। यह संदर्भ शारीरिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी और सांस्कृतिक भी। उदाहरण के लिए, यदि आप दीवार में कील ठोक रहे हो और हथौड़ा आपकी उंगली पर लग जाए, देखिए वहाँ कोई ना हो तो आपके मुंह से अशब्द भी निकल जाता है, मतलब कि कभी कभी होता है गाली भी निकल जाता है। परंतु यही यदि वहाँ आपकी माँ या पिता मौजूद हो तो शायद अशब्द आपके मुंह से ना निकले। आप कह बैठेंगे, ओ माँ, आ बाबूजी। इस समय आप केवल अपने आप से ही बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने माता पिता को भी संदेश पहुंचा रहे होते। इसी प्रकार मित्र से बात करते समय, सहकर्मी से बात करते समय, शहर में अपने पड़ोसी से बात करते हुए, गांव में अपने किसी संबंधी से बात करते हुए, आपके संदेश का स्वरूप एक सा नहीं रहता। हर परिवेश में संदेश को अलग अलग ढंग से संप्रेषित किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है, संप्रेषण की प्रक्रिया में सहायक जिन तत्वों की चर्चा की गई वे आधारभूत तत्व है। ये जो है जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का लास्ट पॉइंट है, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। संप्रेषण की प्रक्रिया में सहायक जिन तत्वों की चर्चा की गई वो आधारभूत तत्व है। इनके अलावा वक्ता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का भी उसके विषय के चुनाव, शब्दों के चुनाव आदि पर असर पड़ता है। इसी प्रकार श्रोता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का असर भी उसके संदेश समझने और व्याख्यायित करने पर पड़ता है। ये सभी जो है ना, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण पर भी संदेश का एक स्रोत है। ठीक है, इस तरह से जो है अब हम लोग ये जो है इसका 8-9 पॉइंट हम लोग 9 जो प्रमुख तत्व है इसके बारे में हम लोग जान गए। संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग समझ गए, और ये देखा गया है कि मतलब ये जो है फर्स्ट यूनिट में ये मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में संप्रेषण की किन्हीं 3 प्रयोजन का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण की किन्हीं 3 प्रयोजन का मतलब 3 प्रयोजन जैसे है वो बता दिए प्रयोजन, ये सब जो है आप इसको लिख सकते हैं। संप्रेषण की किन्हीं 5 तत्वों को लिखे, जैसे आपको बताए थे ये तत्वों के बारे में पूछा जाएगा तो इसके बारे में लिख देना, इंपॉर्टेंट है। और संप्रेषण की प्रक्रिया का महत्व है इसके बारे में आप लिख सकते हो। क्लियर, ये सभी जो ना फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो बताए, उसको जरूर से जरूर आप देख लीजिए। ठीक है, आई होप कि आज का जो है टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, आई होप, और समझ में आ गया होगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब लाएंगे हम लोग यूनिट 2 बहुत ही जल्द।
आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर अपना इसमें सपोर्ट दिखाएं ताकि नेक्स्ट यूनिट भी हम लोग जल्दी से जल्द लाएँ। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।